सभी छात्रों को एनबीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मच अवेटेड क्लास बीसीए और पार्ट 1 के छात्रों के लिए डेप्रीसिएशन का आज से शुरुआत होने जा रहा है। आज फर्स्ट लेक्चर है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन चैप्टर का डिमांड बीसीए पार्ट 1 के छात्रों के द्वारा भी हुआ था और उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है सिलेबस में आपका 11th में भी है और दूसरी जो बीसीए पार्ट 1 के छात्र वर्तमान पढ़ रहे हैं उनके लिए भी योग्य है तथा बीकॉम पार्ट 1 के करेंट बैच जो शुरू हुआ है उनके लिए और पुराने जो हैं जिनका परीक्षा होने वाला है यानी कि 19 सेशन से 22 तक और 2020 से 23 सेशन दोनों बीकॉम पार्ट 1 के लिए प्रीवियस और करेंट ईयर का दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और बीसीए के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज डेप्रीसिएशन। एक्चुअली डेप्रीसिएशन का जो मीनिंग है वो होता है ह्रास यानी कमी। थोड़ा यहाँ ध्यान दें, डेप्रीसिएशन क्या होता है। डेप्रीसिएशन का हिंदी हुआ ह्रास, इसका मतलब होता है कमी, कोई चीज़ में कमी। अब किस चीज़ पर कमी है इसमें? तो डेप्रीसिएशन का जो यहाँ पर संदर्भ लिया गया है कि फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल एसेट्स पर जो कमी होगा। फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल एसेट्स में जो कमी होगा उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन। अगर इसको एक वर्ड में समझे कि डेप्रीसिएशन क्या है तो ये कह सकते हैं रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स में ये बात ध्यान रखिएगा, फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स पर यहाँ पर डेप्रीसिएशन जो मूल रूप से लगेगी वह टेंजिबल एसेट्स पर लगेगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टेंजिबल पर। तो डेप्रीसिएशन का संदर्भ में हम एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। उदाहरण महत्वपूर्ण है। जो ये आखिर क्या है, एक परिभाषा पहले जान लें, उसके बाद उदाहरण देखेंगे और अपने आप समझ जाइएगा। डेप्रीसिएशन एक ऐसा चीज़ है कि हर कोई छात्र जान रहा है, बस जगाने की उसको ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता है, गांव घर में हर आदमी को एक एक को डेप्रीसिएशन पता है। तो डेप्रीसिएशन का यानी कि हिंदी में इसको अगर परिभाषा कहेंगे कि ह्रास से हमारा आश्रय उस प्रक्रिया से है, ह्रास से हमारा आश्रय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी अस्थायी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है, कमी आती है कि निश्चित समय और अवधि के कारण। और उसका में क्यों कमी आती है? तो उपयोग के कारण, घिसावट के कारण और उसके समय प्रचलन में ख़त्म हो जाने से, फैशन बदल जाने के कारण। अब ये 3 कॉज इसका स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ डेप्रीसिएशन है कि डेप्रीसिएशन लगता क्यों है, आखिर किन कारणों से डेप्रीसिएशन लग जाता है और क्यों लगाया जाता है उसका भी हम बताएंगे। किन कारण से लग रहा है उस कारण को जानिए। ये कॉज है स्ट्रॉन्ग कॉज यानी वियर एंड टीयर्स, यूज, टाइम, एब्सोल्यूशन, आउटडेटेड। ये सब का मतलब हुआ उपयोग, घिसावट, समय व्यतीत होने के कारण, आउटडेटेड हो जाना। एक एक करके हम बताते हैं। समय के कारण सबसे बहुत जरूरी है, जिसका एग्जाम्पल मैं जो बैच में पढ़ा है स्टूडेंट उसको पता भी है। सपोज डैट मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ 10,000 का, 10,000 के फ़ोन खरीद के लाए, लेकिन किसी कारण से और हमें फिर पैसा अधिक आ गया तो मैं कोई और दूसरा फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। मुझे याद आया कि कोई विद्यार्थी हमको बोला था कि सर आप अपना फ़ोन बेचिएगा। हमको ध्यान में आ गया, मैंने उस विद्यार्थी को बुलाया, उसको बोला कि फ़ोन लेगा, तो बोला कि फ़ोन लेंगे सर, फ़ोन लेना है हमको। तो हम भी सोचे कि चलो ये तो खरीद के लाए हैं, फ़ोन दे देंगे। लेकिन वो विद्यार्थी जैसे ही हाँ कहा तो मैं कल्पना करता हूँ कि वो विद्यार्थी सोच लिया होगा कि सर जी 10,000 में फ़ोन खरीदे हैं तो बहुत कहेंगे, सर जी तो 7,000 8,000 में तो दे देंगे फ़ोन, सेकेंड हैंड हो गया ना। अब दिमाग में रखा होगा, हम क्या सोच के रखे हैं? 10,000 में फ़ोन खरीदे हैं, अभी तक खरीद के लेवे किए हैं, इसको 10,000 में साट देंगे कपाड़ में और हम दूसरा फ़ोन ले लेंगे। विद्यार्थी सोच रहा है कि जब आया हमसे पूछने के लिए सर कितना पैसा लीजिएगा, तो हम जैसे बोले 10,000, तो वो तो हमारा छात्र है, हमारा आदर करता है, हमारा सम्मान करता है, तो डायरेक्ट तो नहीं कुछ बोल सकता है। लेकिन मन में मैं सोचता हूँ कि ऐसा सोचता होगा वो भी कि सर जी कितना चालाक बनते हैं, 10,000 में खरीदे हैं, 10,000 में देते हैं, दुनिया में सबसे बेवकूफ़ हम ही को समझती है। तो वो डायरेक्ट तो नहीं कहेगा, लेकिन अपना मन में ये सोच लेगा
तो उस व्यक्ति का गलती नहीं है, उस छात्र का गलती नहीं है, ये डेप्रिसिएशन का गलती है। और ये इसमें टाइम जो देख रहे हैं इसका गलती है। क्यों? क्योंकि हमने जो खरीद के लाए वो सामान अब सेकेंड हैंड हो गया है। और वो लड़का अब हमको डायरेक्ट नहीं कहेगा तो ये सोचता हूँ कि वो बहाना कर देगा, कहेगा कि भैया ने बोला है सर जी हम बम्बई से खरीद के भेज देंगे, दीदी बोली है कि जीजा जी भेज देंगे हमको। तरह तरह का बहाना करके किसी तरह से बच जाएगा कि सर जी हम फ़ोन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो उसका कारण हो गया कि हम डेप्रिसिएशन नहीं किए, हम दाम का दाम बेच रहे थे, नहीं हुआ। समय के कारण वो सेकेंड हैंड वस्तु हो गया, जिस कारण उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। ये जाने। और देखिए आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब है प्रचलन। इसका भी एक एग्जांपल समझिए कि इस कारण से क्यों कम मतलब हो जाता है वस्तु का दाम। ये तो मोबाइल में भी जानते थे। आज के डेट में 3G फ़ोन किसी को बेचने जाएंगे तो मंगनी में महंगा हो जाएगा। वो कोई कहेगा कि देखो ये फ़ोन लेता है, उसको मतलब वो नहीं लेना चाहेगा। आज के डेट में अगर कोई फ़ोन खरीदने जाता है तो वो 5G फीचर सहित फ़ोन खरीदना चाहता है। यानी और एक मैं एग्जांपल देता हूँ वस्त्र से संबंधित। जो हमारे माता बहन पहनते हैं वस्त्र, उससे संबंधित एग्जांपल देता हूँ कि आउटडेटेड कैसे होता है। और लड़कों सब क्या भी, दोनों तरह का मैं एग्जांपल को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी देखेंगे जो हमारे बहनें पहनते हैं कपड़ा, लड़कियाँ सब पहनती हैं कपड़ा, तो वहाँ पर ये हैप्पी कट टाइप का आता है। पहले ये नहीं आता था, ये प्रचलन हो गया, नया प्रचलन। अब जो नहीं पहनेगा उस टाइप का तो उसको लगेगा कि हम इस फैशन की दौर में पिछड़ गए हैं, यानी उसको अपने आप लगेगा कि हम बूढ़ा हो गए। अगर वो बिना ये कट वाला कपड़ा बाजार में है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, वो नहीं बिकेगी। लोग नया फैशन से रहित लेते हैं, आउटडेटेड सामान नहीं खरीद पाएगा। दूसरा वो बताते हैं जीन्स पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं। पहले हम लोग ऐसे पैंट पहनते थे कि लगभग रोड को साफ करते हुए चलता रहता था, नीचे लेटाते हुए चल रहा था। अब का लड़का जो है थोड़ा घुटना तक का पैंट पहनने लगा है। जो नहीं पहनेगा लगेगा कि आउटडेटेड है, वो पुराना आदमी हो गया। तो बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी, इसका कम हो जाएगा, डिमांड क्रिएट होता है उस तरह से। डेप्रिसिएशन वहाँ पर भी उस कारण से लग जाएगा, प्रचलन के कारण। जो जिस चीज़ का नया प्रचलन होगा, सब ज़्यादा मोबाइल जीता जाता है कि क्योंकि बहुत जल्दी से बदलता है। पहले जावा फ़ोन, फिर स्मार्टफोन, ये एंड्रॉयड, बहुत अलग अलग तरह का चेंजिंग होता है कम समय में, और परिवर्तन संसार का नियम है। तो डेप्रिसिएशन भी उसी में से आता है। तो डेप्रिसिएशन में हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन लाते हैं। डेप्रिसिएशन में भी कई तरह का और चीज़ बात आता है। ये तो सिर्फ जो है टेंजिबल एसेट्स पर लगेगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस पर लगेगा। लैंड नहीं लगता है। लैंड पर क्यों नहीं लगता है, थोड़ा ये समझना है कि लैंड पर क्यों नहीं लगता है। ज़मीन पर हमेशा एप्रिसिएशन होती है, बाकी चीज़ पर लगेगा। बिल्डिंग पर लगेगा, फर्नीचर पर लगेगा, प्लांट पर लगता है, मशीनरी पर लगेगा, कंप्यूटर सेट पर लगेगा, लेकिन मोटर कार लगेगा। और ये लैंड पर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। एसेट्स का लिस्ट ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुका हूँ, इसको आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन आप जो अगर कहना चाहेंगे कि डेप्रिसिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित अवधि में उपयोग के कारण, घिसावट के कारण और समय व्यतीत के कारण जो कमी आती है उसके मूल्य में, उसको ही हम ह्रास करते हैं। अब इसका दो मेथड है, बेसिक दो मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने की। दोनों मेथड पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों मेथड से आप लोग को सवाल भी बनेगा। फर्स्ट है स्टेट लाइन मेथड। सेकेंड है आपको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसको आप स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM भी कह सकते हैं, SLM भी कह सकते हैं। और इसको जो है WD
भी मेथड कह सकते हैं। मुख्य रूप से इसका आप इसमें देखेंगे जो क्या सब होता है, क्या अंतर है दोनों में। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं इसको, और इसको कहता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं। तीन नाम है इसका, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसका जो है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और डायमेंसिंग मेथड भी उसी में आता है। डायमेंसिंग मेथड सेम नाम है। तो अकाउंटेंसी में होता क्या है कि एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं, नाम आपको पता रहना चाहिए। यदि नाम नहीं पता रहेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसीलिए नाम पता है। कभी पूछ देगा जो मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड क्या है, तो इसका मतलब समझिए। सपोज डैट 1 लाख का कोई आप मशीन खरीदते हैं, यहाँ भी लिख लेंगे 1 लाख। एक लाख का मशीन खरीदे, ठीक है। इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी वह एक निश्चित दर से चार्ज किया जाएगा, और प्रत्येक साल जितना साल तक वस्तु रहेगा व्यापार में विद्यमान उतना ही चार्ज किया जाएगा। सपोज दैट अगर आप 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1 साल के बाद इसमें इसका जो हो जाएगा 10,000 हो जाएगी डेप्रिसिएशन। तो जो एसेट्स बचेगा वो लास्ट डेट का साल के लास्ट डेट में वो 90,000, और उसमें भी पहला साल तो सेम होगा, लेकिन अगला साल जो जाएगा तो 90,000 हो जाएगा, उसमें घटते हुए क्रम में जाता है, और मतलब जितना का एसेट्स बचा है उसके अनुसार घटते जाता है। तो दो मेथड है, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, SLM और WDV मेथड, यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड याद रखिएगा। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में घटते क्रम में, उसका दूसरा नाम है डायमेंसिंग मेथड, इसका दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि जो बुक वैल्यू है उस पर लगेगा। बुक वैल्यू मतलब जब आप खरीदते हैं बैलेंस शीट में जिसका दाम रहता है उसी पर लगाया जाता है। तो ये कुल दोनों पद्धति है, दोनों को हम लोग विस्तार से जानेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब तो विस्तार से जानेंगे। अभी वर्तमान हम चलते हैं इसमें जो इसका कैलकुलेशन कैसे कैसे किया जाएगा। एक मुख्य फार्मूला जो इसका है, डेप्रिसिएशन कैसे फार्मूला मतलब निकाला जाएगा डेप्रिसिएशन की राशि, वो जानिए। डेप्रिसिएशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट्स, अमाउंट ऑफ एसेट्स इनटू रेट बाय 100 इनटू पीरियड्स बाय 12। ये सूत्र हुआ इसका, मतलब डेप्रिसिएशन निकालने का। डेप्रिसिएशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट्स इनटू रेट बाय 100 इनटू पीरियड्स बाय 12। अमाउंट ऑफ एसेट्स ये रेफरेंस करता है जो संपत्ति रहेगा, ट्रक रहेगा, मशीन रहेगा, प्लांट रहेगा, उसको यहाँ पर देते हैं, और रेट बटे 100 कर देते हैं, पीरियड्स बटे 12। पीरियड्स यहाँ समय अवधि को यहाँ पर बताता है, दर्शाता है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर 21 साल का है तो ये यहाँ तक नहीं देने की जरूरत है। अगर उसमें 6 महीना है तो 6/12 करेंगे, क्योंकि 12 महीना का होता है 1 साल। तो अगर महीना में जो रहता है एक मतलब साल में रहेगा तो कुछ ये नहीं लिखना है, यहीं तक लिखना है। और उसके बाद देखिएगा, अगर उसमें महीना दिया है तो पीरियड्स बटे जितना महीना दिया ऊपर में दिएगा बटे 12 करिएगा। अगर दिन में दिया है, मान लीजिए 184 दिन दिया है तो 184 बटे 365 करना है, तब जाकर यह कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये तो हुआ डेप्रिसिएशन का नॉर्मल जो फार्मूला है, उससे कैलकुलेशन करना है। हम एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इसमें अकाउंट बनेगा, एसेट्स अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। लेजर टाइप का है, बेस्ड ऑन द लेजर है। एसेट्स अकाउंट जो बनेगा बेस्ड ऑन लेजर है। एसेट्स अकाउंट डेट का कॉलम दे देंगे, पार्टिकुलर्स दे देंगे, अमाउंट दे देंगे, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स,
अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। क्रेडिट और डेबिट लिखना ना भूलिएगा इसमें। जब भी लेजर टाइप का बनता है अकाउंट, बेस्ड ऑन लेजर सीखे हैं, बस ये लेजर टाइप आधारित अकाउंट है, इसका भी कार्य उसी प्रकार करेंगे। लेजर अकाउंट का विशेषता होता है कि जिसका खाता बनाएंगे उसके नाम का अंदर में कोई लेखा नहीं करेंगे। यहाँ हम एसेट्स लिखे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो एसेट्स का कहीं भी नाम नहीं सुनिएगा, क्योंकि वहाँ पर एसेट्स का नाम दिया रहेगा, ये बिल्डिंग दिया रहेगा, फर्नीचर दिया रहेगा, प्लांट दिया रहेगा, अलग अलग चीज़ का जो वस्तु है वो नाम दे देगा। तो ये एसेट्स वहाँ हट जाएगा, उसका नाम दे देंगे। अच्छा, क्या इसमें लिखा जाता है जो महत्वपूर्ण है वो मायने रखता है। सबसे पहले जो डेट रहेगा दे देंगे। डेप्रीसिएशन चार्ज होता है वर्ष के अंत में। भारत में जो है संचालन होता है वित्तीय वर्ष, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, अगले वर्ष। जैसे अभी जो चल रहा है 20-21 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो 2020 में 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और जाके ये 2021 का 31 मार्च को खत्म हो गया। तो कारण इसका जो जब भी लगेगा, और दूसरे देश जैसे क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश सब कैटो है उसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। तो फाइनेंशियल ईयर मुख्य रूप से 2 तरह से चलता है। एसेट्स जब खरीदते हैं तो वहाँ इस डेट दे देंगे, और एसेट्स खरीदने का एंट्री होगा टू बैंक अकाउंट। संपत्ति खरीदे, संपत्ति का लेखा नहीं हुआ, उसके बदले बैंक का हो गया, जो पैसा रहेगा यहाँ पर दे देंगे आप। अच्छा, यहाँ पर आप जो है कुछ नहीं दीजिएगा एसेट्स। इसके बाद अगर दूसरा कुछ है इंस्टॉलेशन खर्चा, तो चाहेंगे तो आप इसी में लिख देंगे, 2 कॉलम ऐसे बना के, प्लस एक तरफ ये इधर का जो खर्चा है एसेट्स का उसका, एक तरफ ये इसका दे देंगे। और दूसरा चीज में ये लिखेंगे आप, फिर बैंक लिख देंगे। अगर अलग से लिखना है, 2 मशीन खरीद रहा है, 3 खरीदा है, जितना खरीदेगा, या एक जगह भी लिख सकते हैं उसको, ऐसे दे देंगे। मान लीजिए हम 2 दे दिए। इंस्टॉलेशन चार्ज अगर लगेगा, स्थापित करने, कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी लगता है, उसको भी हम वस्तु में किराए में ही समझेंगे कि उतना का वस्तु हो गया मेरा एसेट्स। अब वर्ष के अंत में यहाँ पर हम मान ले कोई डेट मान लेते हैं, 2 डेट मान लेते हैं, जैसे 1 जनवरी हुआ, 1 जनवरी हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा, 31 दिसंबर, और ईयर रहेगा जो रहेगा। इस साइड जो भी लिखेंगे बाय देकर लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। जो राशि डेप्रीसिएशन का रहेगा वो दे देंगे। सबसे पहले तो इस साइड पहले क्लोज करना पड़ेगा, ये ऐसे क्लोज कर लीजिएगा आप, 2 कॉलम इधर दे दीजिएगा, 2 कॉलम इधर, और ये अमाउंट जो जोड़ के लिखे रहेंगे यहाँ पर आप उसी को यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस पहले लिख देंगे डेप्रीसिएशन, जो रेट रहेगा वो यहाँ लिख देंगे, डेप्रीसिएशन यहाँ दे देंगे। डेप्रीसिएशन के बाद यही डेट को, जो सेम डेट है, इसी डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कि एसेट्स अब कितना का बचा उसके निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, ये जितना डेप्रीसिएशन लगेगा इसमें से घटा देंगे, यहाँ निकल जाएगा। ये हुआ बैलेंसिंग फिगर, ये क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये हुआ 1 साल का। अगर आप समझ गए तो 1 ही साल का, अगर 5 साल का रहेगा, 3 कहेगा कि 4 साल के लिए डेप्रीसिएशन निकालिए, 3 साल के लिए, तो हर साल ये होगा। फिर आगे ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ आके, ये बड़ा फॉर्मेट रहेगा। हम 1 साल का समझाएं, 1 ही साल का समझाना रहता है, उससे आपको बन जाएगा सवाल। तो मेजर बात, इससे कोर बात क्या निकल रही है, एसेट्स में यानी कि यहाँ पर बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, जो चीज़ निकलता है, मशीनरी होगा, जिसका दिया रहेगा, ट्रक रहेगा, इसी तरह का सवाल सब रहता है, इसलिए हम वो चीज़ बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो एसेट्स का कॉस्ट रहता है, ये बैंक मतलब क्या है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, परचेज जो आप करते हैं एसेट्स, उसका यहाँ पर लिखा जाता है। उसको इसके बाद जैग वो रहेगा एसेट्स, उस हिसाब से यहाँ पर दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। फिर इस साइड आएंगे, वर्ष के अंत में डेप्रीसिएशन चार्ज की जाती है और डेप्रीसिएशन अकाउंट दे देंगे, वहाँ दे देंगे आप उसको, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकल गया। तो ये आप बना लिए, पहले एसेट्स अकाउंट बन जाएगा, तो आगे हम फिर दूसरा बताएंगे। जनरल एंट्री इसका बहुत आसान है, जैसे बता देता हूँ वो भी। ये हो गया, 2 मिनट लगेगा जनरल एंट्री बताने। तो कुछ जो मेजर बात है, जब तक हम बनाते तब तक आप चर्चा भी कर लेते हैं उस बात को, कि डेप्रीसिएशन कोई लॉस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डेप्रीसिएशन क्या है,
नॉन कैश एक्सपेंडिचर, कोई पूछेगा तो ध्यान रख, पूछेगा कि बउआ इसमें पैसा में तो कमी हो जाता है, ये लॉस है कि कथी है, ये खर्चा है, कहिएगा कि खर्चा तो है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, पैसा आपके जेबी से नहीं निकलता है, जो सामान एक बार आप खरीदे हैं उसी में ना लगता है, मोबाइल जो खरीदे थे या कोई सामान खरीदे थे उसी में लगा था। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर, क्लियर, उतना आप याद रखिएगा जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अब जो इसका बेसिक एंट्री है वो जानिए, बेसिक जर्नल एंट्री, कहीं कहीं पर कहेगा कि जर्नल एंट्री भी करने के लिए। बेसिक जर्नल एंट्री क्या होगा, जब वस्तु हम खरीदते हैं, या हम लोग पहले भी उसमें किए थे याद कि इसका 3 ही एंट्री रहता है और जितना साल रहता है उस हिसाब से बढ़ता रहता है। जब वस्तु या संपत्ति क्रय की जाए तो जो हम वस्तु क्रय करते हैं उसका नाम हो जाता है। तो यहां पर तो हम लिख देते हैं एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग assets purchased, इतना लिख देंगे आप। जब वस्तु संपत्ति क्रय की जाए तो एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसमें जब सामान जितना का खरीदे रहेंगे उसका डेट हिसाब से लेकर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में इसको बना लेंगे। दूसरा, जब ह्रास लगाया जाए या जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए तो डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट में होगा, डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन खर्चा को उसका जो नियम है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस जो है इसी इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 2 में क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट, वहां पर एसेट्स में आपके पास जो नाम रहेगा, बिल्डिंग का रहेगा, फर्नीचर का रहेगा, जो भी रहेगा वो दे देंगे। यहाँ पर पैसा दे देंगे, आप लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन। अब चार्ज ऑन के बाद जितना रहेगा एसेट्स का दाम, एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट परसेंटेज, एट द रेट डॉट डॉट परसेंटेज लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए, पहले सामान खरीदे फिर डेप्रिसिएशन लगाए हैं, और तीसरा इसको लाभ हानि खाता में ट्रांसफर करेंगे। जब डेप्रिसिएशन की राशि को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए तो जब डेप्रिसिएशन की राशि को, तो डेप्रिसिएशन किस जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, being amount of depreciation transferred to P&L account, transferred to P&L अकाउंट। एक बार एक झलक इसको और समझें। बेसिक जर्नल एंट्री है किसका, ये डेप्रिसिएशन का। जब वस्तु संपत्ति क्रय की जाए तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए एंट्री कैसे वहां पर करेंगे, एसेट्स में जैसे रहेगा कि भवन खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बिंग एसेट्स परचेज तो वहां लिखेंगे बिंग बिल्डिंग परचेज, एग्जाम्पल के तौर पर मिलता है।
इसके बाद इस पर डेप्रिसिएशन निश्चित रूप से लगेगा वर्ष के अंत में। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, जैसे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, एसेट्स में कमी आ रही है, इसलिए इसको क्रेडिट में दिखाई जाएगी। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डॉट डॉट एट द रेट ऑफ डॉट डॉट परसेंटेज, यानी जितना का सामान है और एट द रेट देंगे, उसके बाद परसेंटेज लगा देंगे। जब डेप्रिसिएशन की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाए तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कुल मिला के जो आज आप लोग समझे हैं वो डेप्रिसिएशन क्या है, एक बार मैं फिर से उसको कंक्लूजन रिमार्क के तौर पर बताने जा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोग के कारण, समय के कारण, घिसावट के कारण जो मूल्य में कमी आती है उसको हम ह्रास कहते हैं। यानी कि एक वर्ड अगर इंग्लिश में कहें हैं, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स या डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन समय के कारण जो कमी आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। मेथड कितना इसका है, स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ, स्ट्रेट लाइन का नाम दूगो और सुनिए, स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, उसके बाद है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। एक मतलब एक चीज का तीन नाम हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ, उसके बाद फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हुआ, उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हुआ। ये फर्स्ट हुआ। इसमें क्या होता है कि एक बार जितना डेप्रिसिएशन लग गया हर साल उतना ही लगते जाएगा, जब तक उसकी जीवन काल है संपत्ति का तब तक लगेगा उतना ही, जब तक कि कोई प्रश्न बदलाव नहीं आए। दूसरा है जो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, उसका भी दूसरा नाम है डायमेंसिंग मेथड है, यानी कि घटते घटते क्रमागत विधि से नीचे आता है। उसमें जैसे एक साल में कम हो गया वही सबसे अच्छा होता है कि भाई 1 लाख का सामान है, 10,000 खत्म हो गया तो 90,000 अच्छा, अब 90,000 को लगा है उतना। तो अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई डेप्रिसिएशन लगाते क्यों है, ये सब तो समझ गए, डेप्रिसिएशन लगाते क्यों है, तो डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं भैया कि अगर कोई संपत्ति को बेचेंगे या कोई दूसरा कार्य खरीदेंगे किसी से, तो इसका एक्चुअल वैल्यू पता रहेगा कि यह सामान 10 साल बाद कितना का है, घाटा लग रहा है कि नफा लग रहा है, इसके जानने के लिए व्यापार में तो पाई करमा के जानना होता है। और डेप्रिसिएशन की जो राशि लगती है उसको फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट भाग में दिखाया जाता है, और वही जो डेप्रिसिएशन डेबिट भाग में फाइनल अकाउंट लगता है उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में से लेस करके दिखा दिया जाता है। तो आज का सफर यहीं पर समाप्त करते हैं। डेप्रिसिएशन आप लोग को जी पर रट जाना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट हो गया आपको, मेन चीज इतना ही है, यही चीज है। फिक्स एसेट्स में आप जान रहे हैं कि मतलब लैंड पर नहीं लगना है, और करेंट एसेट्स पर तो लगेगा ही नहीं। करेंट एसेट जानते हैं कैश इन हैंड, बैंक, इस सब पर नहीं लगेगा, फिक्स एसेट्स लगेगा। फिक्स एसेट में भी टांजिबल पर जो लगता है, और दूसरा इंटेंजिबल जो कॉपीराइट गुडविल से पर लगता है उसको अलग चीज़ है, वो एडवांस अकाउंटिंग है, उसका भी मैं एडवांस अकाउंटिंग का इसका बताएंगे, जो सीए फाउंडेशन या हाई प्रोफाइल कोर्स करते हैं उनके लिए उपयोगी होगा। आप लोग के सिलेबस का पूरा कवरेज कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।